बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप लोग? ठीक ठाक हैं? पार्ट 3 एडवांसेस इन सप्लाई चेन मैनेजमेंट। टुडे वी आर मूविंग टुवर्ड्स पार्ट 3, that is implementing advanced planning systems, and we'll discuss chapter number 15 today, the definition of a supply chain project. कैसे डिफाइन करते हैं सप्लाई चेन प्रोजेक्ट को। चैप्टर 15 को शुरू करने से पहले थोड़ा सा पिछला पार्ट कंक्लूड करते हुए वो जो इलस्ट्रेशन एक जो पूरे प्रोसेस को इलस्ट्रेट करेगी, विल डिस्कस फर्स्ट ऑफ ऑल दैट, देन विल डिस्कस दिस डेफिनेशन ऑफ अ सप्लाई चेन प्रोजेक्ट। लेआउट कुछ ऐसा होगा, सिंपल एग्जांपल टू इलस्ट्रेट द डिसीजन सिचुएशन, जो हमने पिछले क्लास के अंदर कवर किया था उसकी इलस्ट्रेशन, ताकि लिंकअप कर सके आगे हम लोग। देन विल स्टार्ट फ्रॉम इंट्रोडक्शन, देन देयर वुड बी सप्लाई चेन इवैल्यूएशन, देन विल टॉक अबाउट एग्जीक्यूटिव मैनेजमेंट, देन विल टॉक अबाउट सेल्स, देन विल टॉक अबाउट प्रोडक्ट मैनेजमेंट एंड इंजीनियरिंग, देन प्रोक्योरमेंट, देन विल टॉक अबाउट ऑर्डर मैनेजमेंट, देन विल टॉक अबाउट production, then distribution would be discussed, and at the end we'll talk about coordination and integration technology. Before going towards the lecture, let's have a summary of whatever we discussed in the last class. The lecture explained the basics of material requirements, planning and detailed understanding of generation and timing of uncritical orders. लेक्चर ने एक्सप्लेन किया बेसिक्स ऑफ मटेरियल रिक्वायरमेंट्स प्लानिंग और डिटेल अंडरस्टैंडिंग ऑफ जनरेशन और टाइमिंग ऑफ अनक्रिटिकल ऑर्डर्स। क्वांटिटी डिस्काउंट्स एंड सप्लायर सिलेक्शन वाज आल्सो डिस्कस्ड। तो हम लोगों ने डिस्कस किया था क्वांटिटी डिस्काउंट्स को भी और सप्लायर सिलेक्शन को भी कैसे सेलेक्ट होता है। द वे एपीएस कैन सपोर्ट द सिलेक्शन ऑफ सप्लायर्स, किस तरीके से एपीएस सपोर्ट करता है सिलेक्शन ऑफ सप्लायर को, एंड द डिसीजंस ऑन ऑर्डर साइजेस, और ऑर्डर साइजेस के ऊपर कैसे डिसीजंस लिए जाते हैं, टेकिंग इनटू अकाउंट द स्पेसिफिक कॉस्ट फंक्शंस ऑफ सप्लायर्स, सप्लायर्स के स्पेसिफिक कॉस्ट फंक्शंस को अकाउंट फॉर करते हुए, विच ऑफन अलाउ फॉर क्वांटिटी डिस्काउंट्स, जो हमेशा क्वांटिटी डिस्काउंट्स ऑफर करते हैं। दिस मे अप्लाई टू इनपुट मटेरियल्स फॉर प्रोडक्शन, इनडायरेक्ट मटेरियल्स एंड आर्टिकल्स ऑफ मर्चेंडाइज। ये अप्लाई हो सकता है इनपुट मटेरियल्स ऑफ प्रोडक्शन पर और इनडायरेक्ट मटेरियल्स पर और आर्टिकल्स ऑफ मर्चेंडाइज पर। द ऑटोमेशन ऑफ द प्रोक्योरमेंट प्रोसेस बाय मींस ऑफ एन एपीएस मॉड्यूल कैन स्ट्रीमलाइन द ट्रेडिशनल लेबर इंटेंसिव टास्क्स ऑफ प्रोक्योरमेंट, स्पेशली इन अ B2B एनवायरमेंट। ऑटोमेशन ऑफ अ प्रोक्योरमेंट प्रोसेस जो है बाय मींस ऑफ एन एपीएस मॉड्यूल स्ट्रीमलाइन हो सकता है ट्रेडिशनल लेबर इंटेंसिव टास्क और प्रोक्योरमेंट, खास तौर पे B2B एनवायरनमेंट में। ऑप्टिमाइज्ड प्रोक्योरमेंट डिसीजंस कैन फर्दर रिड्यूस होल्डिंग एंड टोटल एक्विजिशन कॉस्ट बाय एक्सप्लॉइटिंग क्वांटिटी डिस्काउंट्स। ऑप्टिमाइज्ड प्रोक्योरमेंट डिसीजंस जो हैं ये फर्दर रिड्यूस कर सकते हैं होल्डिंग और टोटल एक्विजिशन कॉस्ट को, एक्सप्लॉइट करते हुए क्वांटिटी डिस्काउंट्स को, एंड सेलेक्टिंग सप्लायर्स इन द बेस्ट वे पॉसिबल, और सप्लायर्स की सिलेक्शन इन द बेस्ट वे पॉसिबल। तो ये सब कुछ वी डिस्कस्ड इन द लास्ट क्लास। दैट वाज द एंड ऑफ चैप्टर पार्ट 2 ऑफ दिस कोर्स एज वेल। सो just to link up part 2 with this part 3, we are going to start it from the simple example to illustrate the decision situation. In a practical setting, one often has to take into account supplier specific lead times. Practical settings में हमेशा एक बंदे को supplier specific lead time situations का सामना करना पड़ता है। Delivery schedules और minimum order quantities, delivery schedules और minimum order quantities के साथ। Also, if several items are bought, अगर कई items खरीदी जाएं from one supplier and produced by a single consignment, एक सप्लायर से और प्रोड्यूस किए जाएं बाय अ सिंगल कंसाइनमेंट
fixed ordering cost may be shared among these items. तो फिक्स ऑर्डरिंग कॉस्ट शेयर हो सकती हैं इन आइटम्स के साथ. इन अदर वर्ड्स, अगर कई आइटम्स परचेज किए जाएं एक ही सप्लायर से और प्रोक्योर किए जाए एक सिंगल कंसाइनमेंट से, तो फिक्स ऑर्डरिंग कॉस्ट जो है वो शेयर हो सकती है इन आइटम्स पर. इवन मोर, डिस्काउंट्स में बी ग्रांटेड फॉर टोटल परचेजेस ऑफ अ ग्रुप प्रोडक्ट. अब चूंकि एक ही सप्लायर से खरीद रहे हैं बहुत ज्यादा चीजों को, तो ग्रुप आइटम्स पर आपको डिस्काउंट्स भी ज्यादा मिल सकते हैं. अ सिंपल एग्जांपल इज कंस्ट्रक्टेड टू इलस्ट्रेट द डिसीजन सिचुएशन. एक सिंपल एग्जांपल कंस्ट्रक्ट करते हैं डिसीजन सिचुएशन को इलस्ट्रेट करने के लिए. लेट अस अज्यूम दैट आइटम P1 कैन बी परचेज फ्रॉम 2 सप्लायर्स. के एक आइटम P1 परचेज की जा सकती है दो सप्लायर्स से. इसके लिए मैं पॉइंटर भी ऑन करता हूं ताकि साथ साथ हम लोग इसको ज्यादा अच्छे तरीके से जरा देख सकें. कहता है एक आइटम P1 परचेज की जा सकती है 2 सप्लायर से, और वो हैं कौन? 1 and 2. One supplier is offering all units. एक सप्लायर तमाम यूनिट्स ऑफर कर रहा है, एंड द अदर इंक्रीमेंटल डिस्काउंट्स, और दूसरा इंक्रीमेंटल डिस्काउंट्स जो कि 11.1 में गिवन है. देयर आर 3 परचेजिंग इंटरवल्स. 3 परचेजिंग इंटरवल्स हैं 1, 2 and 3 फॉर ईच सप्लायर्स विद प्राइसेस PVS. तो ये एक सिचुएशन है. टेबल 11.1. अब अगर आप सप्लायर्स देखिए, सप्लायर 1 और सप्लायर 2, एक तमाम यूनिट्स ऑफर कर रहा है और एक इंक्रीमेंटल पे ऑफर कर रहा है. फिक्स कॉस्ट हैं यू सप्लायर 100 और 50. P1s के ऊपर 8 और 7.9. Q1 पहले क्वार्टर में 200 and 300. P2 7.8, 7.40. Q2 400 and 500. P3 7.60, 7.2. और थर्ड क्वार्टर के अंदर दिस इज पॉजिटिव अल्फा और दिस इज 1000. Some additional remarks are necessary regarding the time series of demands. कुछ additional remarks की भी जरूरत है time series of demand से relevant, जो कि generated by the BOM explosion, जो कि BOM explosion से generate होती हैं. And BOM is what? Bill of material. Namely, we require a reasonable number of period demands covering a planning interval, जिनको नाम दिया जा सकता है कि हम रिक्वायर कर रहे हैं एक रीजनेबल नंबर ऑफ पीरियड डिमांड को, जो कि कवर करता है प्लानिंग इंटरवल दैट अलाउज फॉर द एक्सप्लॉयटेशन ऑफ क्वांटिटी डिस्काउंट्स, जो अलाउ करता है एक्सप्लॉयटेशन ऑफ क्वांटिटी डिस्काउंट्स को. ऑल्सो द फर्स्ट रिप्लेनिशमेंट डिसीजन शुड नॉट बी इन्फ्लुएंस्ड बाय द टारगेट इन्वेंट्री. इसके अलावा जो पहला रिप्लेनिशमेंट डिसीजन है, इसको इन्फ्लुएंस नहीं होना चाहिए बाय द टारगेट इन्वेंट्री एट द प्लानिंग होराइजन में. यूजुअली सेट टू द सेफ्टी स्टॉक लेवल, अमूमन जिसको सेफ्टी स्टॉक लेवल पर सेट किया जाता है. अ रफ रूल ऑफ थंब इज अ प्लानिंग इंटरवल कवरिंग 5 ऑर्डरिंग डिसीजंस. एक रफ रूल ऑफ थंब जो है ये एक प्लानिंग इंटरवल है जो कि कवर करता है 5 ऑर्डरिंग डिसीजंस को, 5 TBO. टू कीप आवर एग्जाम्पल स्मॉल विल डू विद 5 पीरियड्स. हम 5 पीरियड्स तक सिर्फ इसकी बात करते हैं. Here the demands calculated suffer from the effect of the lead time offset. यहां पर जो demands हम calculate करते हैं ये lead time offset से effect होती हैं. That is, there are no demands at all in the period 5, कि कोई demand नहीं है 5 periods में, while for periods 3 and 4, 5वें period में कोई demand नहीं है, जबकि periods 3 and 4 secondary demands are missing, resulting from future production of item C1. तीसरे और चौथे में सेकेंडरी डिमांड्स मिसिंग हैं, जो कि नतीजतन क्या रिजल्ट निकालती हैं कि फ्यूचर प्रोडक्शन ऑफ आइटम C1 नजर आती है. हेंस इट इज रिकमेंडेड टू स्विच टू डिमांड फोरकास्ट. इसलिए रिकमेंड किया जाता है कि डिमांड फोरकास्ट पे स्विच कर जाया जाए. फॉर पीरियड्स विद इनकम्प्लीट सेकेंडरी डिमांड्स, उन पीरियड्स के लिए जहां पर इनकम्प्लीट सेकेंडरी डिमांड्स हैं. पीरियड्स 2 to 5 in our example. Still, one should check whether existing secondary demands for these periods are in line with the demand forecast. Still, ये भी चेक करना चाहिए कि क्या existing secondary demands जो हैं ये इन periods के साथ in line हैं for the demand forecast या कि नहीं. Resulting demands are shown in table 11.2.
तो अगर आप 11.2 देखिए, एक्सपेक्टेड डिमांड्स फॉर आइटम P1 रिजल्टिंग फ्रॉम बिल ऑफ मटेरियल एक्सप्लोजन एंड डिमांड प्लानिंग। तो डिमांड और ऑर्डर पीरियड और सोर्स ऑफ डिमांड। बीओएम एक्सप्लोजन जो है पहले पीरियड में 280 की डिमांड है, दूसरे में नहीं है। डिमांड फोरकास्ट पहले में नहीं है, सेकंड में 280, तीसरे में 240, चौथे में 240 और पांचवें में 280। एक्सपेक्टेड डिमांड्स पहले में 280 थी, दूसरे में 280, तीसरे में 240 एक्सपेक्टेड थी, चौथे में 240, फिर 280। परचेजिंग प्लान फ्रॉम टू सप्लायर्स, अगर ये देखें तो ऑर्डर क्वांटिटी पर पीरियड फ्रॉम सप्लायर, सोर्सिंग फ्रॉम सप्लायर, पहले दूसरे और तीसरे में कोई प्लान नहीं है, लेकिन चौथे में 520 यूनिट्स का है, और दूसरे के केस के अंदर पहले में 800 का है और इसके बाद नहीं है। The only data missing is the interest rate to be used for the capital employed. यहां पर सिर्फ जो डाटा मिसिंग है that is interest rate on capital employed, जिसको इस्तेमाल किया जा सकता है within the supply chain which is assumed to be 2.5% per period, जो कि सप्लाई चेन का हिस्सा है और इसको हम अज्यूम कर सकते हैं 2.5% पर पीरियड। The optimized purchasing plan Statler 2007A shows that the first order should be placed in period 1. Optimized purchasing plan 2007A में जैसे स्टैटलर कहता है कि पहला ऑर्डर नजर आना चाहिए इन पीरियड 1 फ्रॉम द सेकेंड सप्लायर विद एन ऑर्डर क्वांटिटी ऑफ 800 यूनिट्स, दूसरे सप्लायर से एक ऑर्डर क्वांटिटी ऑफ 800 यूनिट्स, while the second order is placed with the first supplier in period 4. और जो सेकेंड ऑर्डर है वो पीरियड 4 में नजर आना चाहिए विद एन ऑर्डर क्वांटिटी ऑफ 520 यूनिट्स, जिसमें ऑर्डर क्वांटिटी जो है वो 520 यूनिट्स की हो। टेबल 11.3। द टोटल कॉस्ट विद इन द प्लानिंग इंटरवल कम्स टू 10,333.25 मॉनेटरी यूनिट्स। टोटल कॉस्ट जो कि प्लानिंग इंटरवल में नजर आती है 10,333 मॉनेटरी यूनिट्स। Here holding costs sum up to 201.25 monetary units. यहाँ पर होल्डिंग कॉस्ट जो सम अप होकर 201.25 मॉनेटरी यूनिट्स बनती है, इंक्लूडिंग इंटरेस्ट ऑन फिक्स्ड ऑर्डरिंग कॉस्ट्स। फिक्स्ड परचेजिंग कॉस्ट आर 150 मॉनेटरी यूनिट्स एंड वेरिएबल परचेजिंग कॉस्ट आर 9982 मॉनेटरी यूनिट्स। तो दीज आर मल्टीपल कॉस्ट्स। सम APS vendors provide a separate purchasing module. कुछ APS vendors जो हैं एक separate purchasing module देते हैं for exploiting quantity discounts, quantity discounts को exploit करने के लिए। This may be particularly appealing for commercial enterprises. ये particularly appealing हो सकता है commercial enterprises के लिए and for the procurement of MRO items in general. और MRO आइटम्स की प्रोक्योरमेंट के लिए इन जनरल। इन द केस द प्रोक्योरमेंट डिसीजंस इनकर क्वांटिटी डिस्काउंट्स, इन केस कि अगर प्रोक्योरमेंट डिसीजंस इनकर होते हैं क्वांटिटी डिस्काउंट्स में एंड रिजल्टिंग कॉस्ट्स हैव अ स्ट्रॉन्ग इम्पैक्ट ऑन द ओवरऑल कॉस्ट सिचुएशन, और अगर जो रिजल्टिंग कॉस्ट है इनका स्ट्रॉन्ग इम्पैक्ट होता है ओवरऑल कॉस्ट सिचुएशन पर ऑफ अ प्रोडक्शन यूनिट, एक प्रोडक्शन यूनिट की, it may be advisable to declare respective items as critical. तो ये advisable हो सकता है कि declare किया जाए respective items को as critical and to include procurement decisions, और इनको procurement decisions में शामिल किया जाए into the module production planning. Module production planning में assuming that corresponding cost functions can be modeled and solved there. ये assume करते हुए कि corresponding cost functions जो हैं ये model भी हो सकते हैं और यहाँ पर solve भी हो सकते हैं। If procurement decisions have to cover a longer planning horizon, अगर procurement decisions को cover करना है एक longer planning horizon, one might even consider including these items at the master planning level. तो इसको consider किया जा सकता है including these items एक master planning level पर। तो वो तो था एक इलस्ट्रेशन जो कि ओवरऑल डिसीजन सिचुएशन को रिप्रेजेंट करती है। तो अब हम लोग स्टार्ट करते हैं पार्ट नंबर 3, जिसमें इम्प्लीमेंटेशन के हवाले से सारी बात करनी है हमको। तो लेट्स स्टार्ट फ्रॉम द इंट्रोडक्शन।
Supply chain management aims at improving competitiveness of the supply chain as a whole. Supply chain management aim करती है competitiveness को improve करने की supply chain की as a whole by integrating organizational units along the supply chain, जिसमें organizational units को integrate करके supply chain में आगे चला जाता है, and by coordinating material, information and financial flows in order to fulfill customer demands. और material, information, financial flows in order to fulfill customer demands को coordinate करके. Supply chain management projects range from functional improvements on the IT level. Supply chain management projects range करते हैं functional improvements on the IT level to large scale change programs. IT level से large scale change programs तक. Functional improvements might be the introduction of a new forecasting method. Functional improvements जो हैं ये एक introduction हो सकता है new forecasting method का, और the adjustment of the master planning optimization profile, और adjustment हो सकती है master planning optimization profile की. Examples for the larger SCM projects are the optimization of the supply chain network. Larger supply chain management projects का जो मिसालें हैं वो optimization of supply chain network है, the redesign of the planning processes है, और the adjustment of the business strategy based on SCM concepts. और business strategy में adjustments हैं जो कि SCM concept की basis पर की जाती हैं. In either case, the goal of SCM projects is to improve competitiveness. In either case, किसी भी केस में जो goal है supply chain management का projects का ये होता है to improve competitiveness of the supply chain. Supply chain की competitiveness को increase करना. In recent years, since the peak of the e-business hype, supply chain management and especially advanced planning systems were viewed more and more critically by industry firms. क्योंकि recent years में peak of e-business hype जो है supply chain management की ये especially advanced planning systems के अंदर view की गई और more critically by industry firms. As many supply chain management projects fail or did not realize the promised business value. चूंकि कई supply chain management projects fail हो गए और realize नहीं कर सके promised business value को. There are 3 reasons for that. इसकी 3 reasons हैं. The first reason for the failure of SCM projects is the perception. पहली reason supply chain management projects के failure की perception है that the more you spend on IT, the more value you will get from it. आप जितना spend करेंगे supply chain पर, IT पर, उतनी आप इसकी value gain करेंगे. Wilcox et al. 2001. This attitude leads to technical capabilities searching for business problems to be solved. ये attitude lead करता है technical capabilities को जो कि search करते हैं business problems जिनको solve करना चाहिए. The role of IT and APS was clearly overestimated. Role of IT और APS को clearly overestimate किया गया in the past as the single source of business value. Past में एक single source of business value के तौर पर. In order to get value out of an APS implementation, value लेने के लिए APS implementation में से the SCM concept must be formulated prior to the APS implementation. Supply chain management के concept को formulate होना चाहिए APS implementation से पहले. The supply chain management concept defines the needs and priorities for the APS implementation. Supply chain management concept define करता है needs और priorities को APS implementation के लिए. The APS supplies advanced planning functionality to be utilized by the SCM concept. APS supplies advanced planning functionality जो है ये utilize होती है by the SCM concept. For example, the supply chain management concept describes the network organization. मिसाल के तौर पर supply chain management concept describe करता है network organization को
the planning processes and the supply chain performance targets and indicators. प्लानिंग प्रोसेसेस और सप्लाई चेन परफॉर्मेंस जो कि टारगेट्स और इंडिकेटर्स दोनों को बताती है। अगर देखें तो सप्लाई चेन स्ट्रैटेजी जो है इट इज लिंक्ड विद द बिजनेस स्ट्रैटेजी, जिसके अंदर इंटीग्रेशन विद सप्लाई चेन पार्टनर्स शामिल है, कोऑर्डिनेशन इन द सप्लाई चेन शामिल है, स्ट्रेटेजिक नेटवर्क डिजाइन शामिल है। दिस इज लिंक्ड विद द सप्लाई चेन मैनेजमेंट कॉन्सेप्ट, ऑब्जेक्टिव्स एंड डायरेक्शन एंड सपोर्ट स्ट्रैटेजी। मतलब सप्लाई चेन स्ट्रैटेजी से एससीएम कॉन्सेप्ट को ऑब्जेक्टिव्स एंड डायरेक्शन मिलती है, जबकि एससीएम कॉन्सेप्ट से सपोर्ट स्ट्रैटेजी मिलती है टू सप्लाई चेन स्ट्रैटेजी। एंड दिस एससीएम कॉन्सेप्ट इज इंटरलिंक्ड विद ऑर्गेनाइजेशनल इंसेंटिव्स, और एससी स्ट्रैटेजी जो है दैट इज आल्सो लिंक्ड विद ऑर्गेनाइजेशनल इंसेंटिव्स। इसी तरह अगर आप देखिए तो बिजनेस स्ट्रैटेजी और एससीएम कॉन्सेप्ट्स आर आल्सो लिंक्ड। एससीएम कॉन्सेप्ट्स में नेटवर्क ऑर्गेनाइजेशन इज देयर, प्लानिंग प्रोसेसेस आर देयर एंड सप्लाई चेन परफॉर्मेंस इज देयर। ये तीनों मिलकर एससीएम कॉन्सेप्ट बनाते हैं और ये नीड एंड प्रायोरिटीज के साथ एपीएस इंप्लीमेंटेशन की तरफ मूव करती है, और एपीएस इंप्लीमेंटेशन सप्लाई ऑफ एपीएस फंक्शनैलिटी को एससीएम कॉन्सेप्ट्स की तरफ लेकर आती है। नाउ एपीएस इंप्लीमेंटेशन में आईएस और आईटी स्ट्रैटेजी शामिल होती है, और इसमें एपीएस सिलेक्शन, सप्लाई चेन मॉडलिंग और डाटा इंटीग्रेशन मूव करता है। तो इस तरीके से ये पूरी की पूरी डायग्राम जो है, ये पूरा का पूरा सप्लाई जो है वो आगे से आगे मूव ऑन होता रहता है। Second reason for the failure of supply chain management projects in the past is an inadequate alignment of the supply chain management concept with the supply chain strategy. एक दूसरी रीजन सप्लाई चेन मैनेजमेंट प्रोजेक्ट्स के फेल होने की पास में ये थी कि हमने inadequate alignment की SCM concept को with the supply chain strategy. Many decisions that have to be taken as part of SCM projects have a direct impact on supply chain strategy and must therefore be aligned with the supply chain strategy. कई डिसीजंस जिनको एक SCM प्रोजेक्ट का हिस्सा होना चाहिए, इनका डायरेक्ट इम्पैक्ट है सप्लाई चेन स्ट्रैटेजी के ऊपर, इनको अलाइन होना चाहिए सप्लाई चेन स्ट्रैटेजी के साथ। एग्जाम्पल्स आर द इंटीग्रेशन विद सप्लाई चेन पार्टनर्स, जिसकी मिसालें ये हैं कि आपकी इंटीग्रेशन हो सप्लाई चेन पार्टनर्स के साथ, कोऑर्डिनेशन एंड लीडरशिप इन द सप्लाई चेन, सप्लाई चेन में कोऑर्डिनेशन हो और लीडरशिप हो, एंड द रिजल्ट्स फ्रॉम स्ट्रेटेजिक नेटवर्क डिजाइन। द सप्लाई चेन स्ट्रेटेजी सेट्स द ऑब्जेक्टिव्स एंड द डायरेक्शन फॉर द एससीएम कॉन्सेप्ट। सप्लाई चेन स्ट्रेटेजी सेट करती है ऑब्जेक्टिव्स और डायरेक्शंस को सप्लाई चेन मैनेजमेंट कॉन्सेप्ट्स के लिए। The supply chain management concept must support the supply chain strategy. Supply chain management concept को लाजमी support करना चाहिए supply chain strategy को। The supply chain strategy itself must be derived from the overall business strategy. Supply chain strategy को itself लाजमी derive होना चाहिए overall business strategy से, and may influence the business strategy, और ये business strategy को भी influence कर सकती है। Further, decisions about organizational incentives, for example profit sharing, management bonus for the supply chain participants must be aligned with the supply chain strategy and concept. इसके अलावा decisions about organizational incentives के जो decisions हैं, for example profit sharing and management bonus, supply chain participants के लिए इनको align होना चाहिए with the supply chain strategy and concept. Note that the APS implementation layer must be aligned with the information systems. ये भी नोट करें कि APS implementation layer जो है इसको लाजमी अलाइन होना चाहिए with the information system and information technology strategy, और information technology strategy के साथ IS और IT strategy. In particular, the selection of an APS vendor is governed by the IS-IT. खसूसी तौर पर सिलेक्शन ऑफ एपीएस वेंडर जो है ये IS-IT से गवर्न होती है। द रिलेशनशिप बिटवीन बिजनेस सप्लाई चेन स्ट्रैटेजी, सप्लाई चेन मैनेजमेंट कॉन्सेप्ट, ऑर्गेनाइजेशनल इंसेंटिव्स,
APS implementation and IS/IT strategy is depicted in figure 15.1. ये जो relationship है between business supply chain strategy, supply chain management concept, organizational incentives, APS implementation और IS/IT strategy ये depict की गई है in figure 15.1 के अंदर. A third reason for the success or failure of supply chain management projects is found in the organizational and managerial culture of industry firms. एक तीसरी रीजन जो कि सक्सेस या फेलियर ऑफ सप्लाई चेन मैनेजमेंट प्रोजेक्ट्स के बारे में बात करती है, ये हमें ऑर्गेनाइजेशनल और मैनेजरियल कल्चर से मिलता है इंडस्ट्री फर्म्स के. बेस्ड ऑन आवर एक्सपीरियंस फ्रॉम मेनी सप्लाई चेन मैनेजमेंट प्रोजेक्ट्स, 6 मैनेजमेंट प्रैक्टिसेस आर इंपॉर्टेंट प्रीरेक्विजिट्स टू मेक सप्लाई चेन मैनेजमेंट प्रोजेक्ट सक्सेसफुल. हमारे एक्सपीरियंस की बेसिस पर फ्रॉम मेनी सप्लाई चेन मैनेजमेंट प्रोजेक्ट्स 6 मैनेजमेंट प्रैक्टिसेस बहुत इंपॉर्टेंट हैं जो कि ली जाती हैं एज अ प्रीरेक्विजिट टू मेक सप्लाई चेन मैनेजमेंट प्रोजेक्ट सक्सेसफुल. These practices were also described in a study by Collins 2001. ये practices describe की गई Collins 2001 की study में भी of 11 large companies that consistently made and massively outperformed their competitors over a decade or more. जो कि consistently और massively outperform करती रही अपने competitors को 10 साल या इससे ज़्यादा अरसे तक. A mature and strong leadership, a focus on people and their strengths and skills. सबसे पहली स्किल क्या? एक mature और strong leadership, which is very important. फिर a focus on people and their strengths and skills, लोगों पर focus और उनकी strengths और skills के ऊपर. An ability to confront the brutal facts without losing faith in the end goal. Brutal facts के साथ confront करने की ability without losing faith अपने एंड गोल की. A clear and well formulated business strategy, एक साफ और शफाफ और अच्छी बनाई हुई बिजनेस स्ट्रैटेजी backed by a viable financial model, जो कि एक viable financial model से backed हो. Passion and ability to be world class in delivering the idea. Passion, सब्र और ability world class data idea deliver करने की. A culture of discipline, disciplined culture. और seeing technology as an accelerator or of business performance rather than a single cause of momentum and breakthrough. टेक्नोलॉजी को ऐसे देखना कि ये एक एक्सेलरेटर है बिजनेस परफॉर्मेंस का, ना कि एक सिंगल कॉज ऑफ मोमेंटम और ब्रेक थ्रू के तौर पे इस्तेमाल किया जाए. तो 6 रीजंस जिसकी वजह से डेकेड्स तक 11 कंपनियां आउट परफॉर्म करती रहीं. दीज आर दीज वंस. The initial phase of supply chain management project must deliver a thorough understanding of the current situation. Initial phase जो कि supply chain management project का है, इसको लाजमी deliver करना चाहिए thorough understanding of the current situation, potential improvement areas and associated risks. Section 15.1 describes the phases of a supply chain evaluation process. ये section describe करता है supply chain evaluation process के multiple phases को. Further, it describes the functional areas of a supply chain that have to be examined in order to make an initial assessment of the current structure and performance of the supply chain. इसके अलावा ये describe करता है functional areas of supply chain जिनको examine करना चाहिए ताकि initial assessment of current structure और performance of supply chain जो है वो successful हो. The supply chain evaluation answers the question, where are we today? सप्लाई चेन इवैल्यूएशन जो है ये आंसर करती है सवाल को कि हम आज कहाँ हैं. बेस्ड ऑन द बिजनेस स्ट्रैटेजी एंड द रिजल्ट्स फ्रॉम द सप्लाई चेन इवैल्यूएशन, द इंप्रूवमेंट एरियाज इन द सप्लाई चेन आर आइडेंटिफाइड. बिजनेस स्ट्रैटेजी और इसके रिजल्ट्स की बेसिस के ऊपर सप्लाई चेन इवैल्यूएशन और इंप्रूवमेंट एरिया सप्लाई चेन के आइडेंटिफाई होते हैं. दीज आर मैप्ड टू SCM कॉन्सेप्ट्स. ये SCM कॉन्सेप्ट्स पे मैप होते हैं. केपेबल ऑफ इंप्रूविंग द सप्लाई चेन परफॉर्मेंस, जो कि केपेबल हैं सप्लाई चेन परफॉर्मेंस को इंप्रूव करने के. टू बी APS मॉडल्स आर डिजाइंड सपोर्टिंग द SCM टू बी कॉन्सेप्ट. ये होने के लिए APS मॉडल्स डिजाइन किए जाते हैं सपोर्टिंग सप्लाई चेन मैनेजमेंट को एज ए कॉन्सेप्ट, and the related benefits are described and quantified with the help of logistical and financial key performance indicators.
और जो रिलेटेड बेनिफिट्स हैं डिस्क्राइब किए जाते हैं और क्वांटिफाई किए जाते हैं विद द हेल्प ऑफ लॉजिस्टिकल एंड फाइनेंशियल की परफॉर्मेंस इंडिकेटर्स KPIs. In particular, the impact of external factors influencing the performance of the supply chain can be attenuated by the supply chain management concepts. खास तौर पर impact of external factors जो हैं जो कि influence होते हैं करते हैं performance of supply chain पर, इनको supply chain management concept के साथ attenuate किया जा सकता है as closer integration and coordination enables quicker and optimized reactions to external changes. This phase supply chain potential analysis is described in section 15.2. ये phase supply chain potential analysis जो है ये describe किया गया है in 15.2 में and answers the question where do we want to go और answer देता है कि हम कहाँ पर जाना चाहते हैं. In the last step of the definition of an SCM project, the total scope of the project is broken down into smaller sub-projects. लास्ट स्टेप में SCM प्रोजेक्ट की डेफिनेशन के लिए टोटल स्कोप ऑफ प्रोजेक्ट को ब्रेक डाउन किया जाता है स्मॉलर सब प्रोजेक्ट्स के अंदर, ईच ऑफ दीज हैविंग अ स्पेसिफिक बिजनेस ऑब्जेक्टिव. इनमें से हर एक का एक स्पेसिफिक बिजनेस ऑब्जेक्टिव है. द सब प्रोजेक्ट्स आर टाइम फेज्ड अकॉर्डिंग टू अ हाई लेवल इंप्लीमेंटेशन प्लान. ये सब प्रोजेक्ट्स जो हैं टाइम फेज्ड हैं अकॉर्डिंग टू हाई लेवल इंप्लीमेंटेशन प्लान. Benefits and implementation costs are time phased based on the implementation plan. Benefits और implementation cost जो हैं ये भी time phased हैं implementation plan की basis पर, resulting in a business case and a return on investment calculation for the SCM project. Section 15.3 describes the procedure to create a project roadmap. Section 15.3 describe करता है एक procedure रोड मैप क्रिएट करने का. आंसरिंग द क्वेश्चन हाउ डू वी गेट देयर, हम वहां पर कैसे पहुंचे. ऑल थ्री फेज टुगेदर सप्लाई चेन इवेल्युएशन, पोटेंशियल एनालिसिस एंड रोड मैप कॉन्स्टिट्यूट अ सिस्टमैटिक अप्रोच टू डिफाइनिंग अ सप्लाई चेन प्रोजेक्ट. ये तीनों फेजेस इकट्ठे जिसमें सप्लाई चेन इवेल्युएशन, पोटेंशियल एनालिसिस और रोड मैप शामिल हैं, कॉन्स्टिट्यूट करते हैं एक सिस्टमैटिक अप्रोच को टू डिफाइनिंग अ सप्लाई चेन प्रोजेक्ट. Supply chain evaluation. The supply chain evaluation is structured according to the functional areas of supply chain or organization. Supply chain evaluation को structure किया जाता है इसके functional areas के हवाले से, including executive management जिसमें executive management शामिल है, the IT function, suppliers, customers and competitors जिसमें executive management, IT function, supplier, customer और competitors शामिल हैं. The following paragraphs discuss topics that have to be clarified with the various functional entities in an organization before entering an APS implementation project. Figure 15.3 shows the structure of a supply chain evaluation. To get an initial overview of the supply chain, the SCOR methodology can be applied as part of the supply chain evaluation. एक इनिशियल ओवरव्यू लेने के लिए सप्लाई चेन का स्कोर मेथोडोलॉजी अप्लाई की जा सकती है सप्लाई चेन इवेल्युएशन के लिए. विद स्कोर द लॉजिस्टिकल स्ट्रक्चर ऑफ द सप्लाई चेन कैन बी विजुअलाइज्ड यूजिंग सप्लाई चेन थ्रेड्स. स्कोर के साथ लॉजिस्टिकल स्ट्रक्चर ऑफ सप्लाई चेन विजुअलाइज किया जा सकता है सप्लाई चेन थ्रेड्स को यूज करते हुए. And the processes of the supply chain can be documented by mapping them to SCOR processes categories on level 2. और processes of supply chain को document किया जा सकता है by mapping them to SCOR process categories on level 2. Another tool that has proven to be helpful in the early stage of SCM projects, एक और tool जो कि proven होता है helpful early stages of SCM projects is the lead time analysis of supply chain decisions. ये lead time analysis है supply chain decisions के अंदर. On the right hand side of the figure, the typical distribution of customer orders on hand based on their due date and the number of orders or the order quantities is shown over time. On the left hand side, the lead time of the decisions that have to be taken prior to order fulfillment is depicted. For example, if the procurement lead time of some material is 4 weeks, अगर procurement lead time कुछ materials का 4 हफ्ते है, assembly lead time is 1 week
assembly lead time 1 हफ्ता है, and distribution and transportation lead time is also 1 week, और distribution और transportation lead time भी 1 हफ्ता ही है, the procurement decision must be taken 6 weeks in advance before customer orders using the material can be fulfilled. तो प्रोक्योरमेंट डिसीजन लाजमी 6 हफ्ते पहले लेना चाहिए इन एडवांस कस्टमर ऑर्डर के मटेरियल को फुलफिल करने से पहले. दिस एनालिसिस हेल्प्स टू अंडरस्टैंड द पोजीशन ऑफ द डीकपलिंग पॉइंट इन द सप्लाई चेन. ये एनालिसिस हेल्प करता है पोजीशन ऑफ डीकपलिंग पॉइंट सप्लाई चेन में आइडेंटिफाई अंडरस्टैंड करने के लिए, विच इज एन इंपॉर्टेंट इंडिकेटर फॉर मेनी डिसीजंस, जो कई डिसीजंस के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है टू सप्लाई चेन मैनेजमेंट. इन पर्टिकुलर द नीड फॉर प्लानिंग प्रोसेसेस, खास तौर पर नीड फॉर प्लानिंग प्रोसेसेस के लिए. द लीड टाइम एनालिसिस इज कंडक्टेड विद द हेल्प ऑफ इंटरव्यूज विद ऑर्डर मैनेजमेंट. लीड टाइम एनालिसिस कंडक्ट होता है विद द हेल्प ऑफ इंटरव्यूज विद ऑर्डर मैनेजमेंट, डिस्ट्रीब्यूशन, प्रोडक्शन एंड प्रोक्योरमेंट. इट्स पर्पस इज टू गिव अ रफ ओवरव्यू ऑफ द डिमांड. इसका ऑब्जेक्टिव ये होता है कि एक रफ ओवरव्यू दिया जाए डिमांड के बारे में और सप्लाई के बारे में, लीड टाइम्स इन पर्टिकुलर सप्लाई चेन. तो अगर आप देखिए तो सप्लाई चेन इवेल्युएशन और बिजनेस स्ट्रैटेजी एंड वीएन दोनों मिलकर सप्लाई चेन टू बी कॉन्सेप्ट्स की तरफ मूव करती हैं और एपीएस टू बी मॉडल की तरफ. ये दोनों ऊपर लिंक हैं सप्लाई चेन पोटेंशियल एनालिसिस के साथ बेनिफिट्स एंड प्रायोरिटीज के अंदर. फिर सप्लाई चेन एनालिसिस का लिंक आता है विद द टाइम फेज बेनिफिट्स. इसी तरह सप्लाई चेन इवैल्यूएशन और बिजनेस स्ट्रैटेजी एससीएम टू बी कॉन्सेप्ट जो कि लीड करती है एपीएस टू बी मॉडल को, और एपीएस टू बी मॉडल लीड करता है इंप्लीमेंटेशन प्लान को. इंप्लीमेंटेशन प्लान टाइम बेस्ड फेज बेनिफिट्स को लिंक करता है और टाइम फेज इंप्लीमेंटेशन कॉस्ट को लिंक करता है, और ये तीनों मिलकर एससीएम बिजनेस केस के साथ लिंक्ड होते हैं. Structuring the phase of a supply chain management project definition. Now, if we see figure 15.3, so on the top there are competitors, फिर there are executive managers, फिर suppliers, ये procurement, engineering, production, distribution सारे काम करते हैं. Then product manager, management, sales and order management, information and communication technology, all of them unite together to move to the customers. These are participants of a supply chain evaluation. Now figure 15.4 shows an example of a lead time analysis. ये figure show करती है एक example of lead time analysis को. In this example, procurement of materials with a short lead time and assembly operations can be executed order driven. इस एग्जाम्पल में प्रोक्योरमेंट ऑफ मटेरियल्स एक शॉर्ट लीड टाइम के साथ और असेंबली ऑपरेशंस जिनको एग्जीक्यूट किया जा सकता है आर ऑर्डर ड्रिवन, whereas the remaining supply decisions have longer lead times. जबकि बाकी रिमेनिंग सप्लाई decisions जो हैं उनका लॉन्गर लीड टाइम होता है एंड therefore need to be executed driven by the forecast. इसलिए उनको एग्जीक्यूट करना पड़ता है driven by the forecast. तो अगर आप देखिए ऊपर वाला हिस्सा दैट इज ऑर्डर ड्रिवन, फिर नीचे वाला फोरकास्ट ड्रिवन. ऑर्डर ड्रिवन के अंदर शॉर्ट लीड टाइम मटेरियल्स और असेंबली इज देयर, और on its left hand side customer orders on hand, due dates, number of orders or order quantities. Overall lead times of supply chain decisions are given. अब today is this, और टाइम और वीक्स इस साइड पर और इस साइड पर टाइम और वीक्स कम होते जा रहे हैं. फोरकास्ट ड्रिवन में प्री असेंबली, शिप ट्रांसपोर्ट, personnel capacity, critical raw material and machine capacity build up are included. This is actually lead time analysis of supply chain decisions. Now the next is executive management. Executive management is an important information source related to strategic issues. Executive management एक important information source है जो strategic issues के साथ relevant है. Cross-functional change programs and the right target levels of the supply chain. ये cross-functional change programs और right level targets level of the supply chain के साथ related होता है. An example for a strategic decision related to supply chain management is the creation of a new e-business sales channel. एक example for a strategic decision
जो कि रिलेटेड है सप्लाई चेन मैनेजमेंट के साथ। ये क्रिएशन है नए ई बिजनेस सेल चैनल की इन पैरेलल टू द एग्जिस्टिंग सेल्स चैनल्स, एग्जिस्टिंग सेल चैनल के पैरेलल। दिस डिसीजन विल क्लियरली इन्फ्लुएंस द एग्जिस्टिंग सेल्स चैनल्स। ये डिसीजन क्लियरली इन्फ्लुएंस करता है एग्जिस्टिंग सेल्स चैनल पर। डायरेक्ट सेल्स वाया सेल्स रिप्रेजेंटेटिव्स as well as indirect sales via channel partners, direct sales का sales representatives के through as well as indirect sales channel partners के through and hence has to be managed from the top, इसलिए इनको top से manage करना पड़ता है। Another example is the question whether to enter an electronic marketplace on either side of the supply chain। अगला सवाल, क्या हम एंटर हो सकते हैं इलेक्ट्रॉनिक मार्केट प्लेस पर ऑन ईदर साइड ऑफ द सप्लाई चेन, सप्लायर्स और कस्टमर्स। इन पर्टिकुलर इफ सम मार्केट प्लेस इज ओपन टू अदर कंपनीज, खसूसी तौर पर अगर कोई मार्केट प्लेस ओपन है दूसरी कंपनीज के लिए, इट इज पॉसिबल दैट कंपेटिटर्स विल पार्टिसिपेट एज वेल इन द मार्केट प्लेस। ये भी मुमकिन है कि कंपेटिटर्स पार्टिसिपेट करेंगे मार्केट प्लेस में। Thus, this decision must be aligned with the strategic differentiation from competitors and the targeted collaboration level with suppliers and consumers respectively. इसलिए ये डिसीजन लाजमी अलाइन होना चाहिए स्ट्रेटेजिक डिफरेंशिएशन के लिए फ्रॉम कंपेटिटर्स से और टारगेटेड कोलैबोरेशन लेवल से विद सप्लायर्स एंड कस्टमर्स रिस्पेक्टिवली। स्ट्रेटेजिक डिसीजंस आर लॉन्ग लास्टिंग डिसीजंस। स्ट्रेटेजिक डिसीजंस लॉन्ग लास्टिंग डिसीजंस होते हैं एंड हैव अ बिग इम्पैक्ट ऑन ऑल एस्पेक्ट्स ऑफ द बिजनेस, और इनका एक बड़ा इम्पैक्ट होता है तमाम एस्पेक्ट्स ऑफ द बिजनेस पर। दे शुड बी टेकन बिफोर एंटरिंग अ चेंज प्रोग्राम। ये डिसीजंस लिए जाने चाहिए चेंज प्रोग्राम में एंटर होने से पहले, एज दे इन्फ्लुएंस द जनरल डायरेक्शन एंड द इनिशियल स्कोप ऑफ द SCM प्रोजेक्ट, चूंकि ये इन्फ्लुएंस करते हैं जनरल डायरेक्शन पर और इनिशियल स्कोप ऑफ द सप्लाई चेन मैनेजमेंट प्रोजेक्ट पे। Furthermore, strategic decisions in a supply chain should be centered around a common vision of the supply chain participants. इसके अलावा strategic decisions supply chain में centered होने चाहिए common vision के साथ of the supply chain participants. The second role of executive management is to enable the change of procedures across multiple functional areas and departments. दूसरा रोल एग्जीक्यूटिव मैनेजमेंट का एनेबल करना है चेंज ऑफ प्रोसीजर्स को अक्रॉस मल्टीपल फंक्शनल एरियाज, मुख्तलिफ फंक्शनल एरियाज में एंड डिपार्टमेंट्स। मोस्ट प्लानिंग प्रोसेसेस स्ट्रेच अक्रॉस मल्टीपल फंक्शनल एरियाज। इट मस्ट बी इन्वेस्टिगेटेड हाउ दीज प्लानिंग प्रोसेसेस आर डन currently and how management is enforcing the collaboration between the departments. Examples for cross-functional planning processes are demand planning and master planning. Cross-functional planning process और demand planning और master planning ये दो cross-functional planning की examples हैं. Executive management must break barriers between the departments, bridge gaps in understanding and enforce collaboration between the functional areas. एग्जीक्यूटिव मैनेजमेंट को ब्रेक करने चाहिए बैरियर्स बिटवीन डिपार्टमेंट्स, गैप्स ब्रिज करने चाहिए इन अंडरस्टैंडिंग एंड एनफोर्स कोलैबोरेशन बिटवीन फंक्शनल एरियाज। द थर्ड रोल ऑफ एग्जीक्यूटिव मैनेजमेंट इज टू सेट द टारगेट लेवल्स एंड ऑर्गेनाइजेशनल इंसेंटिव्स फॉर द फंक्शनल एरियाज। तीसरा रोल एग्जीक्यूटिव मैनेजमेंट का है कि वो टारगेट सेट करे ऑर्गेनाइजेशनल इंसेंटिव्स के लिए और फंक्शनल एरियाज पर और डिपार्टमेंट्स में। इन मेनी केसेस the target definitions of the departments are not consistent or even contradictory. कई केसेस में टारगेट डेफिनेशंस ऑफ डिपार्टमेंट्स जो हैं ये कंसिस्टेंट नहीं है और बल्कि इवन के कॉन्ट्राडिक्टरी हैं एक दूसरे से। फॉर एग्जांपल, प्रोक्योरमेंट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर कीपिंग इन्वेंट्री लेवल्स लो। ऑर्डर मैनेजमेंट हैज टू गारंटी a high due date performance and production must ensure a high utilization rate of the production equipment. All three have to collaborate in the master planning process and thus have to agree on uniform goals and targets for the master planning process.
Executive management must approve the common master planning targets and make sure that all three departments work towards these targets. Conflicting targets are even more likely to occur if the APS project includes multiple partners in supply chain, for example, suppliers and customers. Then the next thing is sales. The sales force is closest to the customers and thus can give input about the behavior of the customers, the market segments, the demand patterns per segment, etc. Sales should be the owner of the demand planning process, resulting in an unconstrained demand plan representing future market demand. Important aspects to investigate are the planning frequency, the planning cycle time, the planning accuracy, the structure of the forecast along the three forecasting dimensions: product, geography, and the time. And issues like seasonal demand patterns, product cannibalism, etc. For details on the demand planning process, see Chapter 7. Also the basic questions: what is being forecasted and who is giving input to the forecast must be clarified. Often there is no common understanding of the definition of the forecast, which is a prerequisite for measuring the accuracy of the forecast against actuals, and to set up a collaborative forecasting process with input from sales, product management, production, procurement, management, and customers. It must also be clarified who is committing to the approved forecast. One common trap when talking to the sales must be observed. In most companies, there is a central sales organization in the headquarters, and there are multiple sales organizations, for example, regional sales officers. एक कॉमन ट्रैप जब सेल्स के बारे में बात करते हैं तो ऑब्जर्व किया जा सकता है कि कई कंपनीज का एक हेडक्वार्टर होता है और कई और रीजनल ऑफिसेस होते हैं. The sales representatives create the demand plan for their sales region. The regional plans are merged to one uniform demand plan by headquarter sales. When talking to sales, it is important to distinguish between these two sales functions. As supply chain management projects are started by the headquarter, it is obvious that project activities focus on headquarter sales. However, it is important also to involve the sales regions in the project from the beginning on, as the sales regions are closer to the customers, and by that have better known about the customers' behavior and expectations. Further changes in the forecasting procedures directly affect central sales operations and the sales regions. Product management and engineering. Project management is responsible for the definition and the positioning of the product lines on the markets. Engineering is in charge of designing new products defined by product management. One important aspect of project management and engineering is the product life cycle management, especially in industries where the product life cycles are short, as in the high-tech industry. Product life cycle management directly impacts the performance of the supply chain. At the beginning and at the end of a product life cycle, supply and demand are difficult to predict, often leading to excess inventory and or unmet demand. As an example, consider the assembly of computers. Disk drives, being one of the major components of a computer, have an average product life cycle of 4 months. There are 3 product generations per year. Product management engineering must align the product life cycles of their own products with those of the disk drives and make sure that all planning processes that are dependent on the supply of disk drives, for example, demand planning, master planning, order promising, and production scheduling, observe the product life cycles. तो project management and engineering किसको deal करती है? Overall product life cycle को. Secondly,
Product management and engineering gives input to postponement strategies. Product management and engineering जो है ये input देती है towards postponement strategies. Postponement helps to reduce marketing risk. Every differentiation which makes a product more suitable for a specified segment of the market makes it less suitable for other segments. Alderson 1957. वो तमाम डिफ्रेंसिएशंस जो एक प्रोडक्ट को एक जगह के लिए सूटेबल बनाती हैं वो लेस सूटेबल कर देती हैं दूसरे सेगमेंट्स के लिए. Thus differentiation has to be applied as late as possible in order to be able to react to demand from a large variety of market segments. A third aspect of product management are making marketing activities. तीसरा aspect of product management जो है that is marketing activities. For example, marketing events, the definition of special product bundles or special product offers etc. Market activities may influence the demand plan by creating additional demand. All planning processes related to procurement, production and order fulfillment must be aligned with the marketing activities. Procurement. All inbound supply processes are executed by procurement. In many industries, the supply lead time from procurement to shipment is greater than the order lead time. As a consequence, raw material must be ordered based on the forecast. In order to give the suppliers a forecast of what will be procured in the future, procurement forecasts the future purchasing decisions as part of master planning. In practice, the following issues related to the supplier forecast are often apparent. कौन-कौन से issues हैं? Gap between sales forecast and supplier forecast. दोनों की forecast में gap. Theoretically, the sales forecast is the direct input to the supplier forecast. However, in many companies there are gaps between demand planning and master planning, the latter creating the supplier forecast. These gaps may be due to disconnected information systems or due to communication barriers within the company's organization, that is, sales department and procurement department. No feedback to sales about feasibility of the forecast. This is the second issue. In material constrained industries, it is very important to get an early feedback from the suppliers whether they can fulfill the forecasted quantities, especially in an allocation situation. Where material is short in the market, the master plan will be constrained by the supply. In this case, sales should receive information about the supply they can expect. Third issue is no clear representation of supplier flexibility. In order to represent the supply capabilities of a supplier, a flexibility funnel can be defined, specifying per time bucket the lower bound of the quantities that have to be purchased and the upper bound of the quantities to which the supplier is bound by the terms and conditions of the supplier contract. Accuracy of supplier forecast not being measured. The supplier forecast accuracy measures the forecasted quantities against the actually procured quantities. The supplier forecast accuracy is a key performance indicator for the procurement processes, as it steers the production of the procured materials at the supplier's site. Besides the supplier forecast, the number of inventory turns or average days of supply, the distribution of the inventory age, and the on-time delivery of suppliers are important KPIs indicating the performance level of the procurement processes. Then there is order management. The management of customer orders gets more important as markets get more competitive. The responsibility of order management is to manage and control customer orders throughout the order life cycle. That is from the first customer inquiry to the delivery of an order. Order management is responsible for the creation of an initial order promise. Together with sales,
Order management defines specific allocation policies, allocating the feasible production supply to customer segments. Allocated ATP, see Chapter 9. If the supply, the capacity or the demand situation changes, orders have to be rescheduled in order to get a new feasible promise. In many organizations, orders are not rescheduled even if the situation has changed, leading to unrealistic order promises. As products on global markets get more and more interchangeable, due to comparable quality and features, the reliability as a supplier becomes more important, being measured by the customer service level. The customer service level is measured by 3 KPIs: the on-time delivery, the order fill rate, and the order lead time. Besides the customer service level, the order volume, the average number of orders per day, and the peak order entry rate are important measures of the order management process. Then, production. In industries with a complex production process and significant production lead time, one of the most important performance criteria is the work in process inventory level. Low work in process inventory levels have a positive impact on many related processes and performance indicators. Low work in process reduces production lead time and increases on-time delivery. The production lead time directly depends on the work in process level. The more material sits in the queue in front of a workstation, the longer is the average queuing time, leading to a longer production lead time. The variability of the production lead time is increased if the queue in front of a workstation grows. This directly reduces the on-time delivery, as it is more difficult to predict the exact production time and to confirm orders accordingly. Low work in process improves quality of products. In most industries, production failures leading to quality problems occur in the early production steps, but are detected at later production stages, usually the testing operations. In order to improve the quality of the products, the quality of the whole process must be improved. If the work in process level is high, the average lead time is also high. A long lead time induced by a high work in process level may result in a long time lag between the actual producing operation and the final test operations. Thus, the test operation is reached a long time after the operation being responsible for the failure has terminated. Potentially, the whole production process changed in the meantime, and the root cause of the quality problems cannot be determined, preventing an improvement of the process. Thus, the lower the work in process, the easier is the detection of quality problems in a complex production environment. Low work in process speeds up time to market of new products. As product life cycles get shorter, the importance of the time to market of new products grows. If the work in process level is high, the production lead time is also high, leading to a longer time to market. Furthermore, the old products that are still in production can often be sold only for a lower price. Thus, lower work in process enables a business to bring new products more quickly to market and to get a higher margin for their products. Low work in process improves forecast accuracy. The accuracy of the sales forecast depends on the input sales get from customers. In many industries, a specific time window exists, and customers give their suppliers visibility of their demand within that window. This window of visibility is often derived from the average production lead time of this industry, and thus depends on the work in process level. If actual production lead time is below the average forecast accuracy, it will be high. If production lead time is above the average forecast accuracy, it will be low, as sales does not get an accurate demand signal outside the window of visibility. This increases the risk that purchasing will procure the wrong materials. Production will start the wrong production orders. Work in process levels increase even further. Besides the work in process level, manufacturing lead times, excess capacity, bottlenecks in production,
and sourcing decisions are further potential improvement areas. Distribution. Distribution can give information about the distribution strategy, distribution and transportation planning processes, merge and transit operations, physical material flows and inventory levels at distribution centers. It is important that these processes are synchronized with the demand, the customer order, and with the production supply. One of the main issues found in distribution is the synchronization of the supply feeding multiple order line items that have to be shipped together. If the supply is not synchronized, unnecessary inventory is built up and the delivery of the complete order in time is jeopardized. Coordination and integration technology, the very important thing. One root cause for disconnected planning processes is the extensive use of spreadsheets to support the planning processes. Spreadsheets maintain data locally. They do not enforce data consistency and data integrity. Thus, it is highly probable that planners use different data sets, leading to inconsistent planning results. Spreadsheets are highly flexible. They can easily be adapted to the needs of the individual planners. However, this flexibility leads to a continuous change of the spreadsheets, making it difficult for others to understand the planning process and the planning results. Spreadsheets are stored as individual files, limiting the integration with transaction systems for loading historical sales, orders on hand, etc., and restricting the capabilities to exploit historic data as input to planning. Disconnected spreadsheet-based planning processes normally do not consider constraints, leading to planning results without checking feasibility. Due to the sequential execution of the planning processes based on spreadsheets and the insufficient decision support functionality of spreadsheets, planning cycles tend to be long, decreasing the quality of the planning results. The second important aspect of integration technology is the availability of data. APS require high accurate data, including data elements that are normally not maintained within the spreadsheets. Even ERP systems like SAP R3 and PeopleSoft do not maintain data at a level of detail as required for an APS. For example, the detailed product structure and geographic structure as needed by an APS to support forecasting is normally not maintained in spreadsheets or ERP systems, but also standard data like routings and bill of materials are often not maintained in a quality requested by an APS, especially if no planning functionality has been employed that would need this data. The precise review of the available data and the data maintenance processes in place are important input to the supply chain evaluation. Graphical visualization of the supply chain. In order to make the communication with the supply chain experts in the organization more effective, graphical visualization techniques should be employed. Especially the visualization of the material and the information flows of the supply chain helps in the discussions with the various departments and is a good starting point for identifying constraints and or improvement areas in the supply chain. Additional information to the operation and the material buffer representations of a supply chain flow model can be attached, representing specific characteristics like vendor managed inventory, multi-plant sourcing, security stock levels, batch sizes, lead times, etc. If already possible in this step, all constraints in the supply chain should be identified in the model as well as locations of inventory. The next step in supply chain evaluation would be to get an overview of the planning processes, for example, sales forecasting, master planning, production planning, distribution planning, detailed scheduling. A simple process flow notation can be employed, showing sequential relationships between the individual planning processes. The IT systems, decision support systems, transactional systems, ERP systems, supporting the planning processes and the data flows between the IT systems. The most important item to be checked is the integration of the planning processes. In many organizations, planning processes are performed sequentially and disconnected. Planning results of a former process step are not or only partially used as input to the subsequent steps. This leads to non-synchronized process
chains and suboptimal planning decisions. So आज यहाँ तक ही रखते हैं. Let's have a summary of whatever we did today. Supply chain management aims at improving competitiveness of the supply chain as a whole by integrating organizational units along the supply chain and by coordinating material, information and financial flows in order to fulfill customer demands. Supply chain management projects range from functional improvements on the IT level to large-scale change programs. The supply chain evaluation is structured according to the functional areas of the supply chain organization, including executive management, the IT function, suppliers, customers and competitors. The following paragraphs discuss topics and have to be clarified with the various functional entities in an organization before entering an APS implementation project. Figure 15.3 shows the structure of a supply chain evaluation. So we discussed all of the relevant materials with respect to the supply chain evaluation. तो उम्मीद है आपको आज का लेक्चर समझ आया होगा. अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा. इस उम्मीद पर आप लोगों से इजाज़त चाहता हूं कि आप अपना ख्याल रखेंगे और खुश रहेंगे. बहुत शुक्रिया. अल्लाह हाफ़िज़.